गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जहाँ पे भी होंगे आप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और क्या होगा, रात होंगी, दिन होगी, सवेरे होगा, जो भी होगा आपको। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। देखो, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी कुछ बिजी था, कोई ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तो नहीं, लेकिन रहते हैं दिन, ज़िंदगी कुछ काम, उसमें मैं बिजी था। आज हम जो बात करेंगे बेटा, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो ऑल अबाउट हम इलेक्ट्रिसिटी के सभी बेसिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, जो क्लास 10 के बच्चों को 11 के लिए भी बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज जो हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसको छोटा कर देता हूँ। ओ छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा। हाँ, ओके। तो देखो, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो यहाँ पे दो वर्ड लिखे मैंने, करंट और एक वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। अब करंट का बेसिक अगर बहुत बुनियादी मीनिंग देखा जाए कि जो चीज़ फ्लो हो रही है, जो चीज़ फ्लो हो रही है उसको हम करंट बोलते हैं। जैसे हम रिवर करंट, ओशियन करंट, जिसमें पानी बहता रहता है ना। द थिंग विच इज फ्लो, जो चीज़ फ्लो हो रही है, अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो करंट मतलब फ्लो, जो चीज़ फ्लो हो रही है, वाटर करंट, ओशियन करंट, जो चीज़ भी बह रही है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हो, ओशियन करंट, रिवर करंट की बात करें क्या, नदी के प्रवाह की बात करें क्या, या समुद्र के प्रवाह की बात कर रहे हैं, नहीं। आज हम जो बात कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं अभी, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसका फ्लो होता है, अब करंट मतलब होता है फ्लो, लेकिन हम जो बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसका फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो चार्ज बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आई है, द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज आई। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू बेटा, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है Q बाय T, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब क्या है, हमने एक बात सीखी कि करंट क्या है, करंट मतलब होता है फ्लो, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है, हम ये जो फ्लो बात कर रहे हो किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिक फ्लो की बात कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मतलब क्या फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं। मतलब क्या फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमने देख लिया कि आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टाइम। तो अभी चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज का कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, कूलम पर सेकेंड। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। दिस इज द यूनिट, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो होप सो आपको ये समझ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चार्जेस का बहना। अब देखो, कोई कोई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। नो, हमको सिर्फ प्रॉपर डेफिनेशन कोई भी अच्छी बुक में आपको मिलेंगी, फ्लो ऑफ चार्ज। और आपको पता है चार्ज कितने टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रॉन और दिस इज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसके बाद हमको, अब मुझे बताओ, ये तो हमने देख लिया है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह बहना, ये होता है करंट। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि कोई भी चीज फ्लो करने के लिए क्या जरूरी होती है, मतलब क्या जरूरी होता है, मतलब टू फ्लो एनीथिंग, टू फ्लो एनीथिंग, कोई भी चीज फ्लो कराने के लिए, टू फ्लो एनीथिंग, डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। किसकी जरूरत होती है, डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, डिफरेंस जरूरी होता है।
अगर देखो जैसे मेरे सामने अभी ऋषभ बैठा है, अनिकेत बैठा है, वो दोनों लोग जो बैठे और मुझे सुन रहे हैं, अभी तो वैसे बहुत में क्लास में बच्चे बैठे, लेकिन दोनों जो या ये जो सभी क्लास में जो बैठे बच्चे हैं वो क्यों सुन पा रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ नॉलेज डिफरेंस। अब देखो दो दोस्त है, वो दो दोस्त बैठे हैं, वो उसको कुछ सुन रहा है, बता रहा है और वो सुन रहा है, और लेकिन वो दोनों दोस्त एक लेवल पे होंगे तो दोनों एक दूसरे की बातें सुनेंगे नहीं, है ना? मतलब कोई भी चीज़ वो सेम लेवल पे है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं उनसे थोड़ा नॉलेज में या जो भी हिसाब से बड़ा हो तो मेरी चीज़ें वो प्रॉपरली सुन रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज डिफरेंस है कि उनको दिमाग में बैठा है कि वो आगे वाला जो है बंदा, उसका नॉलेज और हमारा नॉलेज में कुछ डिफरेंस है, इसीलिए वो बह रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है पानी की टंकी है, ये आपको सबको पता है, बचपन से एग्जांपल आप पढ़ते आ रहे हो बुक में कि दो पानी की टंकी है, अब ये टंकी ए है और ये टंकी बी है, इसमें इतना वाटर लेवल है, ये पूरी भरी है, और आपको पता है ये इतनी भरी है, बी थोड़ा कम भरी है, मतलब खाली है थोड़ी, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ये पूरी भरी है, तो आपको ऑब्वियसली आपको पता है पानी जो वाटर विच फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर की लेवल का डिफरेंस है। देखो इतना डिफरेंस है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। मतलब कोई भी चीज क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंस। अगर डिफरेंस है तो वो चीज फ्लो होगी। और कहां से कहां फ्लो होती है? देखो ये पानी हायर लेवल पे, हायर लेवल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वैसे हम जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये थोड़ी देर पहले अभी हमने स्लाइड में देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। और कोई भी चीज क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस। कोई भी चीज क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस। और जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने के लिए जो भी डिफरेंस लगता है बेटा, उसको हमारे फिजिक्स में क्या नाम है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट के फ्लो होने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है जिसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पहले ही बोला कोई भी चीज कैसी फ्लो होगी? बिकॉज ऑफ डिफरेंस की वजह से। और कहां से कहा? हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट भी किस वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। और चार्ज जो फ्लो होते हैं, वो चार्ज जो फ्लो होते हैं कहां से कहां फ्लो होते हैं? हाइयर पोटेंशियल, एचपी मतलब हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? मतलब अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभी एक मान लो कि एक वायर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द वायर। अब देखो ये वायर ए है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ए और एक पर्टिकुलर पॉइंट बी, और दोनों सेम पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पे भी वोल्ट 2 वोल्ट का पोटेंशियल है और पॉइंट बी पे भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इज मेजर, ये किस में मेजर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। किस में? वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट है और यहाँ का भी पोटेंशियल 2 वोल्ट। अब पॉइंट ए और बी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नो, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पीडी, नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस ये वायर में करंट फ्लो होगा क्या? आई फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। मतलब टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट क्या है? टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज कब फ्लो होंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई आपको कि कोई भी चीज कब फ्लो होती है? जब डिफरेंस होगा। तो अगर सेम लेवल पे है तो चीजें फ्लो होंगी नहीं। वैसे ही चार्ज यहाँ पे फ्लो होंगे नहीं। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल वायर तो यही है। अब मान लो कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है? Q है। दिस इज द पॉइंट P और दिस इज पॉइंट Q। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल 200 है, 200 वोल्ट का पोटेंशियल है, और यहाँ पे 120 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब मुझे बताओ करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। यस होगा। क्यों बोलोगे आप? सर क्योंकि P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 200 माइनस 120, 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट ये वायर में आए क्या होगा? फ्लो होगा। और कहां से कहां फ्लो होता है? कोई भी चीज हाइयर टू लोअर। तो हाइयर पोटेंशियल मतलब P टू Q करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी। P एक हाइयर पोटेंशियल पे 200 वोल्ट पे और Q कम 120 वोल्ट के। तो करंट कहां से कहां होगा? हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर दो पॉइंट या दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, देखो यहाँ पे 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, 0 पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो उस समय करंट फ्लो होगा नहीं। और होगा तो कहां से कहां होगा? हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो होप्स हो कि आपको ये समझ गया होगा। अब इसके बाद हम एक टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस
फिजिक्स में हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ्लो हो रहा है। मान लो ये ए टू बी क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ये क्यू यहाँ पे, और मुझे बताओ अभी मुझे ये चार्ज फ्लो कराना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो ये चार्ज के ऊपर जो वर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्क। किसके लिए वर्क करने के, क्यों वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, मूव। और जब तक ये चार्ज मूव नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट बनेगा नहीं। इसलिए मुझे चार्ज के ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा ए टू बी लेके जाने के लिए। तो यही साइंटिफिक या फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क ऑन अ यूनिट चार्ज या वर्क डन ऑन अ चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, सिंबल भी V है, तो वर्क डन W अपॉन चार्ज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किस में करते हैं, वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर करते हैं बेटा, वोल्ट में। तो अभी हमने दो चीजें सीखी। सबसे पहले कि हमने पढ़ा करंट। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चार्ज का फ्लो। और मैंने पहले ही बोला है कि चार्ज का फ्लो कराने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होंगे तो क्या बनेगा, करंट, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट। तो करंट कब बनेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो व्हाट इज द फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, W बाय Q, वर्क डन ऑन अ चार्ज। क्योंकि एक चार्ज को मुझे लेके जाना है A टू B, मतलब फ्लो कराना है, तो मुझे उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क हो जाता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वर्क हो जाएगा और चार्ज मूव करेगा। तो करंट के फ्लो कराने के लिए किसकी आवश्यकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप इससे एक बात का अंदाजा लगा पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब आपको पता है कि जितनी ऊपर टंकी लगाई उतनी फास्ट फ्लो होता है वाटर फ्लो। इसलिए जब भी आप घर में नल लगाते हैं, फिटिंग करते हो, तो टंकी जितनी ऊपर रखे जाए उतनी लगते हैं, क्योंकि कैसे पानी का फ्लो हाई प्रेशर से जल्दी आ जाता है और बहुत ज़्यादा मोटी उसकी जो फ्लो मतलब धार होती है, जिससे आपको पानी अच्छे मिलता है और फोर्सफुली मिलता है। नहीं तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो वाटर फ्लो की, वो कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो इसीलिए हमको एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, मतलब V ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा रहेगा। ये कॉमन सेंस बात दिख रही है आपको। इफ़ यू इंक्रीज द V, मतलब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिलेशन पता चल रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो करंट भी बढ़ेगा। ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना जो फ्लो है वो कम रहेगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट का फ्लो। ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन है, आपको दिख रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैंने हटाया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये जो हमको रिलेशन मिला, इफ यू इंक्रीज द V द करंट इज आल्सो इंक्रीजेस, इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर हमको फिजिक्स में पता है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब एक चीज बढ़ रही दूसरी भी बढ़ रही, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। V बढ़ा I भी बढ़ रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब क्या है कि अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, मुझे अगर V इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखना है, तो V इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, R, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR। R क्या है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज किया हमने, वो जो R है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और ये जो रिलेशन हमको मिला है कि V बढ़ाने से I भी बढ़ता है, और उसके थ्रू हमने जो ये रिलेशन निकाला है V इज इक्वल टू IR। और ये R कहाँ से आया, क्योंकि देखो मैथ्स फिजिक्स में जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट इंसर्ट करना पड़ता होता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने इज इक्वल टू लिखा, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा, ये अगर लग रहे हो तो उसकी जगह कुछ कांस्टेंट रखना पड़ता है, ये रिवाज है। तो V इज इक्वल टू IR, वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये जो हमको रिलेशन मिला, ये जो हमको फॉर्मूला मिला, ये यही क्या है हमारा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है फिर, ओम्स लॉ यही बोलता है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू IR, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओम्स लॉ। होप्स हो कि आपको ये बातें समझ गई होंगी। मतलब अगेन हमने पहले I करंट देखा, फ्लो ऑफ चार्ज, उसके बाद फ्लो कराने के लिए किसकी आवश्यकता, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, W बाय की, वर्क डन ऑन अ चार्ज। और उसके बाद हम किस पे आ गए,
ओम्स लॉ के ऊपर, मतलब ये रिलेशन मिला हमको कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये सब नोट डाउन करके लिख लो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। चलो अब देखो, सबने आपने लिख लिया ये। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि अब अगर मैं आपको ये बता रहा हूं ओम्स लॉ की V इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस जो है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ करंट को। इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस देन करंट इज डिक्रीजेस। मतलब रेजिस्टेंस opposes to flow of current, resistance opposes to flow of current। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम क्या होगा आपका करंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट रहेगा। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब ये फॉर्मूले से तो आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन सही में रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है या नहीं करता है तो हम अभी देखेंगे। तो बेटा रेजिस्टेंस V और I पे ऊपर डिपेंड ना करके, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक बात और, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है ओम होता है। ओम, ओम उसका सिंबल क्या है? ऐसा, ये ऐसा, ये ओम, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसकी किसको अपोज करती है? फ्लो ऑफ चार्जेस को, फ्लो ऑफ करंट को ये अपोज करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है। तो एक बात मेरी बात समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर। अब कोई भी कंडक्टर या वायर की जितनी बड़ी लेंथ उसका रेजिस्टेंस उतना बड़ा। अब कोई इतना सा है तो उसका रेजिस्टेंस, एक वायर इतना सा है और दूसरा ये इतना बड़ा है, तो जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सिंपल है कि मतलब मान लो कि एक ए और बी एक रेजिस्टर, एक वायर या कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और एक PQ है। आपको दिखने में लग रहा है PQ का रेजिस्टेंस R2 है, तो कौन बड़ा रहेगा? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा? वायर AB का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा या PQ का? क्योंकि देखो डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब हमको पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है कि ऑब्वियस है PQ का जो रेजिस्टेंस है, मतलब R2 है, वो ग्रेटर रहेगा, ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस PQ में, और R1 क्या रहेगा? कम, क्योंकि AB की जो लेंथ है वो कम है। तो ऑब्वियस है, हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और दूसरा कौन सा फैक्टर है कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो ध्यान दो। अभी हमने क्या लिखा? अभी हमने लिखा कि रेजिस्टेंस इस किसके ऊपर डिपेंड है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, मतलब एक ज्यादा तो दूसरा कम, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। मतलब एरिया पे उल्टा है, मतलब रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घटेगा। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक वायर ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, ये देखो ये वाला, ये उसका मुंह इतना बड़ा वायर है, एक इतना बड़ा वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा। तो ये एक वायर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, लेंथ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया कितना है। तो ये भी एक वायर है और एक ये इतना बड़ा PQ वायर है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है? ज्यादा है। ऑब्वियस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा है? PQ का, और AB का कम है। तो PQ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसलिए इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? कम। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसीलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा। ऑब्वियस है बेटा, जिस रास्ते में ज्यादा भीड़ है, बहुत कंजेस्टेड रास्ता है,
उसमें आपको जाने आसानी से जाओगे, या जो रास्ता बहुत बड़ा बड़ा है, फैला फैला, वहां से ऑब्वियस है। मतलब आपको रेजिस्टेंस या अपोजिशन किस में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा, जिसका एरिया बहुत छोटा नैरो रास्ता है, उसमें आप ऐसे वैसे भीड़ भाड़ करके जाओगे, मतलब क्या है कि आपको ज्यादा अपोज होगा। और जो ज्यादा खुला खुला रास्ता है उसमें आप आसानी से निकल जाओगे, है ना। तो यही बात चल रही है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है कि जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें से इतने आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, और जितना कम एरिया उसमें से जो चार्जेस को फ्लो होने में दिक्कत होगी, इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमको पहला पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ, इसको अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और हमको पता है फिजिक्स में अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, मुझे इज इक्वल टू की साइन लगाना है, तो मुझे क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, कांस्टेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस अभी थोड़ी देर पहले, तो वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और r इज इक्वल टू एल बाई ए लिखना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट क्या होता है, रो 9 दिख रहा है आपको ऐसा टेढ़ा, तो रो रो दिस इज द रो, ये जो है ना रो है, आर एच ओ रो। रो क्या होती है, व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, 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 समझे। तो ये है तरीका। मतलब आर आपको किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टिविटी रो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, जहां पे हमने यूज किया है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है बेटा, मतलब हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है, वैसी एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी इज अ। हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि कहाँ लिखूं, हाँ, जो ये रो है, रो रो ये है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, कोई भी मीडियम की या मटेरियल की, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, नॉट अ मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। कोई भी प्रॉपर्टी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मटेरियल सेम है बेटा, इफ द मटेरियल इज सेम द रेजिस्टिविटी इज द सेम। वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो रेजिस्टेंस की बात चल रही है, रेजिस्टिविटी टोटल डिफरेंट। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा है कॉपर का, ये कॉपर का मटेरियल है, और एक बड़ा सा टुकड़ा है कॉपर का। अब मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेजिस्टिविटी, तो आप क्या बोलोगे, आपने देखना कि रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है। अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं। मतलब मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, कॉपर का छोटा टुकड़ा लो या मोटा टुकड़ा लो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मान लो कि यहाँ पे कोई मटेरियल है कॉपर, यहाँ पे एक मटेरियल है सिल्वर का, जी सिल्वर का मटेरियल है, यहाँ पे ये सिल्वर का कोई मटेरियल है, ये छोटा वाला, और एक बड़ा मटेरियल है कॉपर का। अब मुझे बताओ रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रही है, डिफरेंस, अब रहेंगे डिफरेंस, क्योंकि मटेरियल चेंज होगा। ये सिल्वर है, ये कॉपर है। मतलब मान लो यहाँ की रेजिस्टिविटी रो 1 होगी तो यहाँ की रो 2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मतलब अगर मटेरियल सेम है तो ही रेजिस्टिविटी सेम होंगी, अगर मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगी, चेंज। अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है। अब देखो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, देखो बेटा रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो है ओम मीटर, ओहम मीटर। मतलब दिस इज द एसआई यूनिट, मतलब ये यूनिट है रेजिस्टिविटी का, ये यूनिट है। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, आर का यूनिट क्या है, ओम, तो इसका यूनिट क्या है, ओहम मीटर। ये रेजिस्टिविटी है, वो आर रेजिस्टेंस है। तो कैसे आया, हमको पता है, हम क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, और रेजिस्टिविटी का निकालना है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, आपको पता है। अब 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, तो ओहम इज इक्वल टू रो 1 मीटर, 1 मीटर से एक, तो ये मीटर उधर चल जाएगा, तो रो इज इक्वल टू ओहम मीटर। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस यूनिट, ओम, एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी यूनिट, ओहम
मीटर। ये बेटा हम ये चैप्टर की पूरी जो कंसेप्ट है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसा रिलेशन है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये देख रहे हैं। उसके बाद बेटा हम जो देखेंगे वो देखेंगे पावर। पावर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। अब देखो पावर जो होता है बेटा, पावर, पावर की डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट, जहां पे भी रेट आया ना वो चीज किसके रिस्पेक्ट में लेना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या होता है, मैं सिंपल बोल देता हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। और पावर किस में मेजर की जाती है, वैट में। पावर किस में मेजर की जाती है, वैट में। मतलब कि मान लो दो लोग हैं, मान लो ये राम है, ये राम है, ये है राम, और ये है श्याम, ये है श्याम। और राम और श्याम को मैंने काम तो सेम दिया है कि दोनों को 100 ईंटें उठानी है, यहां से उठा के लेके जानी है, 3rd फ्लोर पे ईंटें लेके जानी है। राम और श्याम को मैंने कुछ काम दिया है। अब देखो राम के पास, श्याम के पास, दोनों के पास सेम काम है। दोनों को ऐसी ऐसी जो ब्रिक होती है, ईंटें जिससे घर बनाते हैं, ऐसे 100 ईंटें लेके जाना है, ईंटें लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, 3rd फ्लोर पे। अब राम को लगे 1 घंटा, राम ने 1 घंटे में ही काम निपटा दिया, और श्याम बेचारा ढीला बैठा ईंटें उठाने के लिए, 100 ईंटें उठाने के लिए उसको 2.5 आवर लगे, मतलब 2.5 घंटा लगा। अब अगर मैं पूछूं तो किसकी पावर ज़्यादा है, तो आप सीधे बोल दोगे कि किसने काम जल्दी किया, राम ने ज़्यादा जल्दी कर लिया भाई। 100 ईंटें उठानी थी, उसने 1 घंटे में उठा ली, और शाम ने वही ईंटें उठाने के लिए 2.5 घंटे लगाई, तो ऑब्वियस है राम की पावर क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू शाम, मोर पावरफुल। मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये फॉर्मूले से भी दिख रहा है। काम तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन टाइम क्या लगाया भाई, राम ने कम लगाया, श्याम ने ज़्यादा लगाया। तो जिसने कम समय लगाया उसकी पावर ज़्यादा है, काम तो सेम ही था, उसने जल्दी कर लिया। मतलब क्या है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन टाइम एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन वर्क। तो व्हाट इज पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये थी पावर। अब इसके बाद पावर के बहुत से फॉर्मूलाज, मतलब अलग अलग फॉर्म में है, पोटेंशियल के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, उसके बाद टाइम के फॉर्म में भी पावर का फॉर्मूला आप ला सकते हो। तो आपको जब जब जो जो चीज़ें दी रहेंगी न्यूमेरिकल में, उस हिसाब से पावर का फॉर्मूला बेटा लगाना पड़ता है आपको। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। ये पावर का बेसिक नेचुरल फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ कि मुझे ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या मतलब V क्या होता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, अभी पढ़ा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो मुझे बताओ ये जो वर्क की एक हमको फॉर्मूला मिला V इंटू क्यू, ये यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो मैं पावर का ये यहाँ पे फॉर्मूला कैसा बन जाएगा मेरा, P इज इक्वल टू V डॉट क्यू अपॉन टी। अब मुझे बताओ, आपको ये दिख नहीं रहा Q बाय टी क्या होता है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टाइम। तो मुझे पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे पावर का एक फॉर्मूला बना V डॉट आई, मतलब जब करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आप पावर निकाल सकते हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो वर्क डन और टाइम ही देगा। मतलब ये पावर का हमको पहला फॉर्मूला मिला कि पावर क्या होती है, V डॉट आई, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब इसके बाद और मैं पावर के फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मुझे और एक रिलेशन पता है, ये सब हम रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। अब देखो मुझे पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ, ये हमने अभी पढ़ा है, ओम्स लॉ। तो मैं यहाँ पे V की जगह आई आर लिख सकता हूँ, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो मैं अगर ये दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे, P इज इक्वल टू V की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, आई आर, और ये ऑलरेडी आई है, तो P का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा I इंटू आई, आई स्क्वेयर आर। तो ये मुझे पावर का दूसरा फॉर्मूला मिला, समझे। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या था, W बाई टी। पावर का पहला फॉर्मूला क्या मिला, पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में।
पावर का दूसरा फॉर्मूला किसका मिला, करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। मतलब जब आपके पास करंट दिया है और रेजिस्टेंस पता है तब भी आप क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, समझे। अब उसके बाद यहां से ओम्स लॉ से आई की वैल्यू में क्या निकाल सकते हो बेटा, आई की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, V बाय आर। ये देखो आर नीचे चल जाएगा, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ आई इज V बाय आर, है ना। तो मैं यहां पे अगर आई की जो वैल्यू है V बाय आर पुट करता हूं, तो ये जो दूसरा फॉर्मूला जो मेरे पास है, क्या है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला पावर का, आई स्क्वायर आर। तो इस ये जगह आई की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, V बाय आर। तो आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डॉट आर, एक आर से एक आर मर गया, तो मेरे पास पावर का क्या फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाय आर। ये मेरा पावर का तीसरा फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास पावर के कितने फॉर्मूले मिले, 3। बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, यही था, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन हमने वर्क को क्या लिखा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क की जगह। लेकिन चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो इससे हमको ये पहला फॉर्मूला मिला पावर का, V इज इक्वल टू आई। वैसे ही हमने V की जगह क्या पुट किया, आई आर। तो आई आर जैसे ही पुट किया V की जगह, ओम्स लॉ, तो आई स्क्वायर आर पावर का दूसरा फॉर्मूला मिला। वैसे ही हमने आई स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, V बाय आर, क्योंकि आई क्या होता है, V बाय आर। तो आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर। दिस इज ऑल अबाउट, दिस आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको वर्क डन और टाइम पता है तो आप डायरेक्टली पावर निकाल सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता है तभी भी आप डायरेक्टली पावर निकाल सकते हो। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है तभी भी आप सर्किट में कितनी पावर खर्च हुई वो निकाल सकते हो। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता है तभी भी आप क्या निकाल सकते हो, पावर। मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन है आपके पास। ये सब पावर के जो फॉर्मूला डिराइव के हमको, जब हम ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको काम गिरेगा, गिवन क्या है उस हिसाब से हम पावर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो पावर के फॉर्मूले हैं मैं एक बार लिख लेता हूं। अब मुझे बताओ पावर इज इक्वल टू क्या था, हमारा पहला फॉर्मूला W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू क्या था, V इंटू आई। तीसरा फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर। चौथा फॉर्मूला क्या था पावर का, V स्क्वायर बाय आर। तो ये थे हमारे चारों फॉर्मूला पावर के, जो मैंने पूरे चारों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वैट, वाट या वैट बोलते हैं। अब मुझे बताओ मैं कितना काम कर सकता हूं, मेरे पास जितनी अगर हम वर्क और एनर्जी को रिलेट करना चाहे, अब मैं पूरा क्लास ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितनी एनर्जी में उतना ही काम कर सकूँ ना भाई, क्योंकि एनर्जी और वर्क डायरेक्टली रिलेटेड है। व्हाट इज एनर्जी, वर्क का भी यूनिट जूल है और एनर्जी का भी यूनिट क्या है, जूल है, आपको पता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, जूल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल। मतलब मेरे पास जितना काम है मैं उतना ही तो वर्क कर सकूंगा, सॉरी मेरे पास जितनी एनर्जी है मैं उतना ही तो वर्क कर सकूंगा। मतलब हमको दिख रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरी वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क। मतलब मेरे पास जितनी एनर्जी मैं उतना ही काम कर सक रहा हूँ। तो मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है कि मैं वर्क को सीधा एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि अभी बेसिक लेवल पे मैं 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है, W/T, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, वर्क डन अपॉन टाइम। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, कि जितना एनर्जी है उतना ही काम कर सकेंगे। तो पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। पावर को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि मैंने वर्क को किससे रिप्लेस किया, एनर्जी से, क्योंकि मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितने मेरे पास एनर्जी है। तो पावर का एक फॉर्मूला मिल गया, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इससे मुझे एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये T उधर चल जाएगा। तो पावर इनटू टाइम, मतलब कितने टाइम में पावर स्पेंड कर रहा हूँ वो किस पे डिपेंड करता है, मेरे पास कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी इज नथिंग बट P इंटू टी।
तो अगर मैंने पावर के फॉर्मूले में जस्ट सिंपली अगर टाइम की मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई ये पावर कितने टाइम के लिए स्पेंड हो रही, मतलब वो मेरी क्या डिनोट करेंगी, वो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिनोट करती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि हमारे पास एनर्जी का भी फॉर्मूला मिला। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, और एनर्जी का एक यूनिट क्या है, जूल। और हम ये जो एनर्जी बात कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारे को एक बेसिक फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला मिला, पावर इनटू टाइम, और पावर का एक यूनिट है वैट, और उससे बड़ा यूनिट क्या है, किलो वैट। और टाइम का एक यूनिट बेसिक ऐसा यूनिट होता है सेकंड, उससे बड़ा यूनिट क्या है, आर। तो किलोवाट आर इज द वन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपके बुक में लिखा होता है, पावर का एक यूनिट है वैट, उससे बड़ा यूनिट क्या है, किलोवाट। टाइम का एक यूनिट है सेकंड, उससे बड़ा यूनिट क्या है, आर। तो किलोवाट आर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। kWhr ऐसा पूछा जाता है, ये यूनिट किसका है, पावर का है। आपको दिखता है किलोवाट दिया है और आर दिया है, आप उसको पावर का यूनिट मान लेते हो। ये लेकिन किसका यूनिट है, किलोवाट पर आर, ये जूली है। ये कौन सी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखो नन्हे मुन्ने बच्चों, इसके बाद देख लो कि अभी हमारे पास जो सिनेरियो है, मैंने आपको अभी बताया कि पावर क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट वी आई। पावर क्या था, आई स्क्वायर आर। उसके बाद था पावर क्या था, वी स्क्वायर बाय आर। और हमको पता है एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या थी, पावर इनटू टाइम। मतलब हर फॉर्मूले में अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे भी जैसे पावर के डिफरेंट फॉर्म्स मिले, वर्क और टाइम की इसमें, पोटेंशियल और करंट की इसमें, करंट और रेजिस्टेंस की इसमें, वैसे ही मुझे एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी पावर का एक फॉर्मूला क्या है, वी आई इंटू टी, वी आई टी। मुझे सिर्फ टी से मल्टीप्लाई करना है। एनर्जी का मुझे तीसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आपके बुक में लिखा है, हीट एनर्जी इवॉल्व इन अ सर्किट और वायर व्हेन द करंट इज फ्लो। कितनी हीट एनर्जी निकलती है, तो इतनी ही निकलती है, आई स्क्वायर आर टी। मतलब करंट कितना जा रहा है उसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है वायर का, और कितने समय के लिए करंट बह रहा है, उतनी हीट एनर्जी वहां पे इवॉल्व होंगी। दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी इन इवॉल्व या हीट एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला या चौथा फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, वी स्क्वायर आर इंटू टी। पावर के फॉर्मूले हम पुट करते जा रहे हैं, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम से, तो हमको एनर्जी के भी फॉर्मूले मिल जा रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। वी गेट 3 or 4 फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, सिमिलरली वी आल्सो गेट 3 or 4 फॉर्मूला ऑफ पावर। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट या वैट, वाट लगा दी। और जूल के अलावा भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर का क्या है, किलोवाट, और टाइम का आर, ये भी एक ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आप इसे ध्यान रखिए। तो आज हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि करंट क्या है, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमने पढ़ा V और I का रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी क्या है। बाद में हमने पढ़ा पावर क्या है, व्हाट इज द पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम। और हमने पढ़ा एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, P इंटू टी। कितने समय के लिए पावर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज डिपेंड ऑन एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो ये हम मैं क्विक रिकैप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे इतनी स्लाइड बनी है हमारी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था करंट। करंट क्या था, करंट था कि फ्लो, करंट मतलब फ्लो, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने ये बात की थी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट का एक यूनिट, मतलब करंट का अगर ऐसा यूनिट बनाना चाहे तो कूलम चार्ज का यूनिट है, टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड या एम्पियर, दिस इज द यूनिट। उसके बाद हमने बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी कि कोई भी चीज क्यों फ्लो होती है,
ड्यू टू डिफरेंस, और करंट के फ्लो होने के लिए किसकी आवश्यकता थी? पोटेंशियल डिफरेंस। और चीजें कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चीजें फ्लो होंगी नहीं। उसके बाद हमने क्या दिखा था बेटा? जस्ट हाँ, उसके बाद हमने देखा था, देखो ये मैंने एग्जांपल दिया था कि यह ए और बी सेम पोटेंशियल पे, तो इसमें करंट फ्लो होगा नहीं। पी और क्यू पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स में? वर्क ऑन अ चार्ज, वर्क डन ऑन अ चार्ज W by Q। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट। इसके बाद हमने देखा था इनका रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। इसको ही हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, R इज, ये क्या है? रेजिस्टेंस है, यही हमारा ओम्स लॉ है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। कोई सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें करंट क्या है? कम है। इसके बाद हमने देखा था सही में रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमको पता चला कि सही में रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन लेंथ। उसके बाद हमने देखा था रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। मैंने रास्तों के एग्जांपल दिए थे, छोटा रास्ता है तो आपको जाने में दिक्कत होगी, बड़ा रास्ता है तो आप इजीली चल जाओगे। तो यही बात होती है रेजिस्टेंस के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने दोनों को मर्ज करके लिखा, L by A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल डिफरेंट है तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। ऐसा हमने हर कोई चीज देखी। मतलब ये चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बच्चों को डाउट आता है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, वो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।